हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने फैट्स के बारे में पढ़ा था। फैट्स का वर्गीकरण और उसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने फैट्स का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न वसा के बारे में हमने बताया था। तो व्युत्पन्न पर हम लोगों की टॉपिक खत्म हुई थी। आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने वसा का प्रकार जो है, वसा का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? प्राप्ति के आधार पर और रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया था? रासायनिक आधार पर उसको साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न में बांटा गया है। तो हम लोगों ने साधारण के बारे में भी पढ़ा था, संयुक्त के बारे में और व्युत्पन्न के बारे में पढ़ा था, बट उसका क्लासिफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ये हम लोगों ने नहीं देखा था। तो संयुक्त के अंतर्गत हमने बताया था कि संयुक्त के अंतर्गत लिपोप्रोटीन और क्या आता है? लिपोप्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लिपोप्रोटीन में ही LDL, HDL और VLDL। लिपोप्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। इस संयुक्त में ही लिपोप्रोटीन आता है, ग्लाइको, सल्फो और फास्फो। इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब व्युत्पन्न प्रोटीन जो है, साधारण और संयुक्त प्रोटीन के जल अपघटन के दौरान जो प्राप्त होते हैं उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। हमने बताया था व्युत्पन्न मीन्स मतलब नए की खोज या निर्माण होता है या उत्पन्न होना होता है। तो ये क्या होता है? साधारण और संयुक्त प्रोटीन के जल अपघटन यानी टूटने के दौरान जो प्राप्त होता है उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अब व्युत्पन्न प्रोटीन को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राणिज और वनस्पति। अब प्राणिज जो है वसा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राणिज को ही हम स्टेरॉल भी कहते हैं। व्युत्पन्न वसा को हम स्टेरॉल भी कहते हैं और प्राणिज को कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। ओके। प्राणिज जो है, इसके अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल आता है या कोलेस्ट्रॉल के नाम से या जाना जाता है। या किससे कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? इसका निर्माण यकृत में होता है। और वनस्पति के अंतर्गत हमारा आता है कौन कौन सा? वनस्पति के अंतर्गत हमारे आएंगे जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। इसे हम जो हमारे प्राणी जगत यानी कोलेस्ट्रॉल को ही हम प्राणिज वसा कहते हैं और यह हमें यकृत से प्राप्त होती है। और वनस्पति जो है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उसे हम वनस्पति स्टेरॉल के अंतर्गत रखते हैं। इसे फाइटोस्टेरॉल और पादप स्टेरॉल कहते हैं। इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उसे वनस्पति स्टेरॉल कहते हैं। और इसको हम फाइटोस्टेरॉल और पादप स्टेरॉल भी कहते हैं। और इसको प्राणिज और वनस्पति के अतिरिक्त भी व्युत्पन्न को हम ईस्ट और मूल में बांटा गया
यानी खमीर जो होते हैं फंगस, उनमें बांटा गया है। मोल्ड और यीस्ट में, मोल्ड और यीस्ट में इसे बांटा गया, यानी जो खमीरीकृत पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो वसा प्राप्त होती है उसे हम यीस्ट और मोल्ड के अंतर्गत रखते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्टेराल। इसको हम माइक्रोस्टेराल कहते हैं। ओके, इस व्युत्पन्न को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? प्राणिज, वनस्पति और यीस्ट और मोल्ड में बांटा गया है। प्राणिज स्टेराल को कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है और आपके वनस्पति स्टेराल को हम फाइटोस्टेराल या पादप स्टेराल कहते हैं। और यीस्ट और मोल्ड इसके अंतर्गत वो आते हैं जो हमें खमीरीकृत पदार्थ से, फंगस वाले से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम यीस्ट या मोल्ड कहते हैं और इसे माइक्रोस्टेराल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस तरह से समझ गए ना, व्युत्पन्न को प्राणिज, वनस्पति और यीस्ट और मोल्ड में बांटा गया है। साधारण को बताया था और इसको संयुक्त को लिपोप्रोटीन, ग्लाइको, फास्फो और सल्फो में बांटा गया था। सभी के बारे में कल हम लोगों ने हमने बताया था। तो जैसे हमने बताया था ग्लाइको का निर्माण किससे होता है, बताया था ना कि एक वसा और वसा ले लिए प्लस ग्लाइको ग्लूकोज और ग्लिसरॉल और प्लस एल्कोहल, ग्लिसरॉल नहीं प्लस एल्कोहल बताया था, है ना, एल्कोहल। इस तरह से हमने बताया था। लेकिन इसको इस तरह से भी ऑप्शन में दे सकता है, जैसे वसा, ग्लूकोज, एल्कोहल, हमने इसको शॉर्टकट में ऐसे बता दिया, ऐसे भी दे सकता है। और नहीं तो वसा को 2 भागों में, वसा किससे मिलकर बना है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ही मिलकर बना है ना। तो कभी कभी ऐसे भी दे देता है ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड प्लस ग्लूकोज प्लस एल्कोहल। ओके, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। जैसे वसा को भी और तोड़ के लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। इसका निर्माण, वसा का निर्माण ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ही तो मिलके हुआ है, इसलिए इसको और भी इस रूप में लिख सकते हैं। तो आप ऑप्शन में ये रहा तो भी सही माना जाएगा, ये रहा तो भी सही माना जाएगा। तो इसलिए समझने के लिए इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोगों ने साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न सभी के बारे में पढ़ा। अब लिपोप्रोटीन, इसको हमने बता दिया था कितने भागों में बांटा गया था, बस बांटा गया, बट इसके बारे में नहीं बताया था। तो लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक वसा का ही रूप है। ओके, यह प्लाज्मा में पाया जाने वाला फैट है। लिपोप्रोटीन जो है आपका, यह प्लाज्मा में पाया जाने वाला फैट है और इसमें वसा के साथ ही प्रोटीन भी मिला रहता है और ये वसा के स्थानांतरण का काम करता है। लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन, इसके बारे में बता रहे हैं। लिपोप्रोटीन यह प्लाज्मा में पाया जाने वाला फैट है। वसा के साथ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। वसा के साथ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता
है। यह क्या करता है? वसा के स्थानांतरण का काम करता है। यह वसा के स्थानांतरण का काम करता है, यानी वसा को हर भाग तक शरीर के पहुंचाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं लिपोप्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाया जाने वाला फैट है। इसमें फैट यानी वसा के साथ प्रोटीन भी पाया जाता है और इसका कार्य वसा के स्थानांतरण का कार्य होता है, यानी यह वसा को पूरे बॉडी में फैलाने का या पहुंचाने का कार्य करता है, ये लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन जो है यह 3 प्रकार का होता है, LDL, HDL और VLDL। LDL का मतलब हुआ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, VLDL मैंने बताया था आपको, LDL हमारा ये जो होता है लो डेंसिटी वाला, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है और हाई डेंसिटी यानी HLDL जो होता है ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है और VLDL जो होता है उसको हम वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत रखेंगे। ओके, कौन सा है? एक मिनट, ये आपका हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये आपका हो गया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये इसके प्रकार है और इनका कार्य क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा ना, ये प्राणिज जो स्टेरॉल है इनको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अभी हम कोलेस्ट्रॉल और इसका जो है आपस में संबंध है, इस जो है लिपोप्रोटीन के जो प्रकार है कोलेस्ट्रॉल का मुख्यतः इसका आपस में विशेष संबंध है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल और इसके संबंध को और इसके कार्यों के बारे में बताते हैं। इसको मिटा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है यह मोम जैसा एक पदार्थ होता है और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे यकृत से होता है, यानी लीवर से। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर से होता है और यह मोम जैसा एक पदार्थ होता है। यह हमारे हार्मोन्स के निर्माण में और जो है उसके हार्मोन्स के निर्माण में विटामिन डी और पित्त रस के निर्माण का कार्य करता है।
जो वसा के पचाने में बहुत सहायक होता है। किसका? हार्मोन्स का निर्माण करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है और किसका निर्माण करता है? पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है, जो वसा को पचाने में सहायक होता है। यह मुख्यतः मछली, अंडा, मांस और दूध या दूध से बने पदार्थ हुए, तो इसमें ये अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हमारे अनाज, फल, सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। यह मुख्यतः दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा इन सभी में पाया जाता है। तो हमने बताया इसका निर्माण यकृत से होता है। तो ये जो लिपोप्रोटीन होता है, हमने बताया है लिपोप्रोटीन का 3 प्रकार। एलडीएल यानी लो डेंसिटी का जो होता है, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल। और एचडीएल ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको हम गुड मानते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो बीएलडीएल होता है, डीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम वेरी बैड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये वेरी बैड यानी इसको बहुत ही खराब माना जाता है। एलडीएल को गुड माना जाता है, एलडीएल को बैड, और इसको वेरी बैड माना जाता है। तो क्या होता है, जब यकृत से ही तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत से होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत से होता है। तो जब हमारा ये जो है एलडीएल यानी जब हमारा लिपोप्रोटीन जो होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का रूप अघुलनशील होता है, या घुलता नहीं या अघुलनशील होता है, लेकिन जब यह लिपोप्रोटीन से मिलता है तो यह उसको घुला देता है, रक्त में घुलाने का कार्य करता है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल जो है, जो यकृत से कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल क्या करता है, एलडीएल यकृत से कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में पहुंचाता है, जिससे यह कोशिकाओं में जाकर पहुंचाता है, जिससे यह कोशिकाओं में जाकर, कोशिकाओं के ऊपर जाकर जम जाता है और रक्त प्रवाह प्रभावित होता है इससे। कैसे, अब समझेंगे। हमारा जो यकृत है, इससे जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है, जब ये लिपोप्रोटीन से मिलता है तो ये घुलनशील अवस्था में आ जाता है, और लिपोप्रोटीन के माध्यम से, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, इसके माध्यम से यकृत से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पहुंचता है, पूरी बॉडी में पहुंचकर हमारी कोशिकाओं के ऊपर जम जाता है। ये एलडीएल के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में जाता है और वहां जाकर कोशिकाओं में जम जाता है, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है या रक्त प्रवाह प्रभावित होता है। तो हम क्या कहेंगे, तो ऐसे समझेंगे। एलडीएल जो है ये यकृत से कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी में फैलाता है, बॉडी में
ले जाता है और कोशिकाओं पर जम जाता है जिससे रक्त प्रवाह प्रवाहित होता है। रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, यानी उसकी गति धीमे हो जाती है। कभी कभी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो रुक भी जाती है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। तो यह जो है लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल जो है, यह हमारे यकृत से कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी में पहुंचाता है और पूरी बॉडी से यह कोशिकाओं में जाकर जम जाती है और रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है। इसलिए हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब गुड कोलेस्ट्रॉल जो क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल जो है, यह यकृत से यह पूरी बॉडी से एलडीएल को पुनः यकृत में पहुंचाता है। एचडीएल जो है यह बॉडी से पुनः कोलेस्ट्रॉल को पुनः यकृत में यानी लीवर में कोलेस्ट्रॉल को पुनः यकृत में पहुंचाता है। और तब हमारा एलडीएल, ये जो एलडीएल है, ये जो है उसके साथ वह पित्त रस के साथ क्रिया करता है और एलडीएल को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, जो हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। क्या करता है, यह जो है यकृत, जैसे इसमें यकृत से पूरी बॉडी में जाता है ना, इसमें क्या करता है, बॉडी से पुनः यकृत में पहुंचा देता है और यकृत में पित्त रस से क्रिया करवाता है, जिस दौरान एलडीएल नष्ट हो जाता है। एलडीएल जो है नष्ट हो जाता है और रक्त प्रवाह का कार्य सही होने लगता है। रक्त प्रवाह यानी हमारे नलिकाओं में रक्त का प्रवाह सही से होने लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एचडीएल जो होता है यह पूरी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को पुनः यकृत में पहुंचा देता है और यकृत में ले जाकर यह पित्त रस से क्रिया करवाता है। और यह पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में ही तो होता है पित्त रस का निर्माण। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और इसका स्टोर पित्ताशय में होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते पित्ताशय में पित्त रस का निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। पित्त रस का निर्माण आपका यानी बाइज्यूस का निर्माण आपका लीवर में होता है और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ओके, तो एचडीएल आपका पूरी बॉडी से पुनः यकृत में जाता है और यकृत में जाकर पित्त रस से क्रिया कराता है, जिस दौरान एलडीएल नष्ट हो जाता है, यानी लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन जो है वह नष्ट हो जाता है और रक्त प्रवाह सही से होने लगता है। इस कारण इसको गुड एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और वेरी बैड, इसमें क्या होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड का वितरण अधिक होने लगता है। किसका, ट्राइग्लिसराइड का वितरण अधिक होने लगता है, जिस कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यहाँ जो है लिपोप्रोटीन का गुण जो है, उसकी जो गुण है, लिपोप्रोटीन का गुण यहाँ कम हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड का वितरण अधिक होने लगता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हमने कल बताया था ना। ट्राइग्लिसराइड साधारण वसा के अंतर्गत आते हैं, हमने कल आपको बताया था। तो
ट्राइग्लिसराइड में आपको पामेटिक, स्टेरिक और ऑलिक एसिड कौन कौन से आते हैं? ट्राइग्लिसराइड, इन तीनों को ही हम ट्राइग्लिसराइड किसे कहते हैं? पामेटिक, स्टेरिक और ऑलिक एसिड, ये सभी इन तीनों को हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यानी ट्राइग्लिसराइड पामेटिक, स्टेरिक और ऑलिक एसिड का वितरण अधिक होने लगता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसको हम वेरी बैड कहते हैं। ओके, समझ में आया? फिर से बता दें, लिपोप्रोटीन जो है हमारा प्लाज्मा में पाया जाने वाला फैट है और यह वसा का स्थानांतरण का कार्य करता है। तो यह कोलेस्ट्रॉल को हमारे रक्त में लिपोप्रोटीन घुला देता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अघुलनशील होता है और लिपोप्रोटीन उसको घुलाने का काम करता है और घुला के पूरी बॉडी में पहुंचाने या फैलाने का काम करता है। तो एलडीएल यानी जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, यह हमारे यकृत से कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी में ले जाकर पहुंचाती है, जिससे कोशिकाओं के ऊपर कोलेस्ट्रॉल यानी वसा, मोम जैसा पदार्थ होता है ये ना कोलेस्ट्रॉल, ये जम जाता है, जिससे रक्त नलिकाएं जो होती है हमारी वे बाधित होती है और रक्त प्रवाह भी बाधित होता है। ओके, और एचडीएल जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसमें क्या होता है, इसमें हम पूरी बॉडी से एचडीएल क्या करता है, एचडीएल जो है पूरी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को पुनः यकृत में पहुंचाता है। एचडीएल पूरी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को पुनः यकृत में पहुंचाता है और यकृत में पित्त रस से क्रिया करवाता है। उस दौरान एलडीएल यानी ये बैड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। ओके, और रक्त प्रवाह भी सही से होने लगता है। अब इसमें क्या है, इसमें ट्राइग्लिसराइड यानी पामेटिक, स्टेरिक और ऑलिक एसिड का वितरण अधिक होने लगता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसको वेरी बैड यानी बहुत ही खराब माना जाता है। ओके, समझ में आया? इसको आप लोग अपने समझने के लिए इस तरीके से नोट करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में कितना होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल 125 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल? 125 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल या हमारे रक्त में 125 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ओके, अब इसको मिटा दो। अब ये तो हमने वसा के वर्गीकरण, वसा के प्रकार के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल जो है, फैटी एसिड जो है, ये तो कई हैं, तो इनको हम दो भागों में बांटे हैं। दो भागों में इनको फैटी एसिड को, वसीय अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। वसीय अम्ल, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला
सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो है इसको हम संतृप्त वसा कहते हैं। कौन सा? संतृप्त वसीय अम्ल, इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड और इसको असंतृप्त बोलते हैं। असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो यह जो होता है संतृप्त वसीय अम्ल, हम उसे कहते हैं। यह हमारे वातावरण से प्रभावित होता है और इसमें जमने का गुण पाया जाता है। यह जम जाता है और यह हमारे वातावरण से प्रभावित होता है। क्या होता है? वातावरण से प्रभावित होता है और इसमें जमने का गुण पाया जाता है। ओके, तो हमारा संतृप्त वसीय अम्ल जो है ये वातावरण से प्रभावित होता है, जिस कारण यह जम जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संतृप्त वसा के अंतर्गत हमारे ब्यूटायरिक, इसके अंतर्गत मक्खन आता है, ब्यूटायरिक इसके अंतर्गत आपका मक्खन आएगा। ब्यूटायरिक एसिड के अंतर्गत कैप्रोइक, इसके अंतर्गत इसको जो कैप्रोइक एसिड के कारण ही मक्खन में जो महक होता है वह कैप्रोइक एसिड के कारण ही होता है। किसके कारण? कैप्रोइक एसिड के कारण मक्खन में जो महक होता है वह इसी के कारण होता है। और कैप्रिक, यह ताड़ के तेल में पाया जाता है कैप्रिक एसिड। और लारिक एसिड जो है आप गोले के तेल में पाया जाता है। और माइरिस्टिक एसिड जायफल और मक्खन में पाया जाता है। और पामेटिक जंतु और वनस्पति तेल में पाया जाता है। जंतु के अंतर्गत जैसे हमारा आता है ये सुअर के मांस से जो तेल निकलता है, मछली से जो तेल निकलता है, वो हमारा जंतु के अंतर्गत आता है। और वनस्पति तेल भी पामेटिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। स्टीयरिक, यह भी जंतु और वनस्पति तेल, इसके अंतर्गत जंतु और वनस्पति तेल इसके अंतर्गत भी आते हैं। और आर्किडिक जो है इसमें मूंगफली और चर्बी इसका तेल आता है। तो ये सारे हमारे हुए संतृप्त वसीय अम्ल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इधर ये हमारा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी असंतृप्त वसीय अम्ल। यह जो है हमारे वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, इस कारण यह जमता नहीं है, इसमें जमने का गुण नहीं पाया जाता है, यह द्रव अवस्था में ही रहता है। यह इसके अंतर्गत अनिवार्य वसा आती है और यह हृदय रोगियों के लिए असंतृप्त वसा जो होती है हृदय रोगियों के लिए आवश्यक होती है। ओके, अनिवार्य वसा हमारी कौन कौन सी है? लिनोलिक और लिनोलेनिक और आर्किडोनिक। कौन कौन सी है? लिनोलेनिक, लिनोलिक और आर्किडेनिक। लिनोलेनिक है, कौन कौन सी है? अनिवार्य वसा हमारी लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक है। एसिड ये हमारी अनिवार्य
वसा है लिनोलिक और लिनोलेनिक और आर्किडोनिक हमारी अनिवार्य वसा के अंतर्गत आती हैं। लिनोलिक जो है यह हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है। ओके, लिनोलिक क्या होता है? यह त्वचा को सुंदर बनाता है, त्वचा को सुंदर बनाता है। और लिनोलेनिक जो है, जब हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है भाप के रूप में, उसे नियंत्रित करता है। भाप के रूप में निकलता है, उसे नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या? लिनोलेनिक पसीने के भाप, जो पसीना से जो भाप निकलता है उसे नियंत्रित करता है। और यह क्या होता है? आर्किडोनिक, यह बच्चों के लिए आवश्यक होता है। यह बच्चों के लिए आवश्यक होता है। यह अनिवार्य वसा हमारी लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक है। ओके, अब हम असंतृप्त वसा को बताएंगे, इसके वर्गीकरण के बारे में, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको मिटा देते हैं। इसके अंतर्गत हमारा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त वसा को दो भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? मुफा और पूफा। असंतृप्त वसा को दो भागों में मुफा और पूफा में बांटा गया है। किसमें? मुफा और पूफा। ओके, मुफा को हम क्या कहते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहते हैं? मुफा को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, मुफा का मतलब हुआ मोनो, एम से मोनो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, मुफा को असंतृप्त वसा को दो भागों में बांटा गया है, मुफा और पूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मुफा को कहते हैं, पूफा को पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब जो है मुफा, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे? मुफा के अंतर्गत हमारा आता है पामेटिक और ऑलिक एसिड। कौन सा? पामेटिक एसिड और ऑलिक एसिड। पामेटिक एसिड और ऑलिक एसिड ये हमारा मुफा के अंतर्गत आता है। इसमें आपका इसके अंतर्गत आपका तेल और वसा, ये सारी चीजें आती हैं। और ऑलिक एसिड के अंतर्गत आपका मक्खन व बीज, जैसे बीज से जो वसा प्राप्त की जाती है, सरसों का तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, सूरजमुखी का तेल, ये सारी चीजें जो हैं हमारी
ऑलिक एसिड के अंतर्गत आएंगी। तो मूफा को पामिटिक एसिड और ऑलिक एसिड में बांटा गया है। इसके अंतर्गत तेल और वसा आती है, इसके अंतर्गत मक्खन और बीज आते हैं। अब इसके अंतर्गत पूफा के अंतर्गत हमने भी बताया ना 3 अनिवार्य वसा इसके अंतर्गत अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आते हैं। तो वही जो 3 अनिवार्य वसा है वही पूफा के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? लिनोलिक और आर्किडोनिक और लिनोलेनिक। ये हमारा हुआ पूफा को, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लिनोनिक, आर्किडोनिक और लिनोलेनिक में बांटते हैं। अब लिनोलिक के अंतर्गत कौन से आते हैं? लिनोलिक में हमारा सोयाबीन आएगा। कौन क्या आता है? सोयाबीन। और आर्किडोनिक में इसमें हमारा सरसों आता है, यानी सरसों का तेल। और लिनोनिक में जो है आपका आएगा सभी तेल, कि जितने भी तेल हैं लिनोनिक के अंतर्गत सभी तेल आते हैं। सभी तेल लिनोनिक के अंतर्गत आपके सभी तेल आएंगे। लोनिक के अंतर्गत सोयाबीन और आर्किडोनिक के अंतर्गत सरसों आता है। इस तरह से हम असंतृप्त वसा का वर्गीकरण किए हैं। असंतृप्त वसा को 2 भागों में बांटा गया है, पूफा और मूफा। मूफा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 भागों में बांटा गया है, पामिटिक एसिड और ऑलिक एसिड। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 3 भागों में बांटा गया है, लिनोनिक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक। ओके, समझ में आया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोगों का वसा जो है इसका क्लासिफिकेशन जितना था ये कंप्लीट हुआ। और हम एक तरह से हमारा जो ये जैतून का तेल और सुअर का तेल ये सब जो है हमारा ये संतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। इसको नोट कर लीजिए। नोट, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और सुअर का तेल जिसे हम लॉर्ड कहते हैं तेल, यह हमारा संतृप्त वसा के अंतर्गत, संतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। ओके, आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऐसे नोट